हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहाँ पर लेके आए हम क्लास 12। जी हाँ, ये क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर मैंने बनाया है, फुल पेपर सोल्यूशन। जी हाँ, पूरा संपूर्ण हल मिलेगा यार। ये जो 1 घंटे का वीडियो होने वाला है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यार। एकदम स्थिर तरीके से बैठ जाइए और जम के लग जाइए। 1 घंटे तक पूरा पूरा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सेम टू सेम पेपर आएगा और इसी पेपर पर मैंने क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। बिल्कुल आपको भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। अब आपका एसकेएम स्टडी आपके साथ है। जब आपका यह एसकेएम स्टडी आपके साथ है तो आपको डरने की किस बात है। तो डरने की कोई बात नहीं, बस आप जम कर तैयार कीजिए अपने यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की, जो कि 16 फरवरी के हिंदी के दिन जाइएगा। कल जाएगा, मॉर्निंग में छाप दीजिएगा, हाँ दोपहर में, और इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करेंगे। आज का लाइक टारगेट मात्र और मात्र 10,000 लाइक टारगेट है। और मैं आशा करता हूं कि ये जो 10,000 लाइक टारगेट है, ये लोग आप लोग तो इसी पहुंचा देंगे यार। आप लोगों के लिए क्या है यार, छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप लोग ऐसे ही कर देंगे। 10,000 लाइक बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। 100 नंबर का क्या रहेगा, आपका पूर्णांक रहने वाला है। और 3 घंटे 15 मिनट कुल टाइम देगा बोर्ड। बोलेगा कि भाई साहब 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं, और 3 घंटे 15 मिनट के टाइम में आप लोग पूरा पूरा 100 नंबर ये सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। वो इतने टाइम देगा। इससे ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि टाइम मिलेगा तो इससे ज़्यादा ना बोर्ड वाला टाइम देगा ना आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है ना। वैसे भी आप थक जाएंगे लिखते लिखते। और ये जो मैंने मॉडल पेपर सेट पेपर बनाया ना, यहाँ से क्वेश्चन भाई साहब आ सकते हैं, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा पूरा का पूरा। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे भेज दूंगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया, जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। कुछ निर्देश दिए रहेंगे। सबसे पहला निर्देश दिया रहेगा कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। जी हाँ, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। और दूसरा यहाँ पे दिया रहेगा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना अनिवार्य रहेगा। 2 खंड कौन कौन से रहेंगे, खंड क रहेगा और आपका खंड ख रहेगा। 2 खंड रहेंगे, खंड क और खंड ख। 2 खंड आपके हिंदी में रहते हैं। और दोनों कितने नंबर के रहेंगे भाई साहब, 50-50 नंबर के रहेंगे। कितने अंकों के रहेंगे, 50-50 नंबर के रहेंगे। दोनों हम लोग एक एक खंड करके पूरा पूरा सॉल्व कर लेंगे, चिंता मत करिए। चलिए 50 अंक यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हर एक चीज़ का एक्सरे करेंगे, जो अगर नहीं आ रहा है उसको भी हम अच्छे से बताएंगे, आप चिंता मत करिएगा। केवल आप लोग मन लगा के शांति से पढ़िए और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। बाकी यार टेंशन काहे ले रहे हैं, आप पास हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। हिंदी में वैसे भी 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो क्या 33 नंबर आप नहीं ले पाएंगे क्या यार। 33 नंबर क्या है आपके लिए, कुछ भी नहीं है। आराम से बैठिए, 33 नंबर लेके आइए। चलिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था। चलिए बताइए, जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन किस युग में हुआ था। बिल्कुल वायरल प्रश्न है, वायरल प्रश्न है, तैयार कर लीजिए, वायरल प्रश्न है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आपका किस युग में हुआ था, द्विवेदी युग में हुआ था। किस युग में हुआ था आपका, द्विवेदी युग में हुआ था, याद कर लीजिए, द्विवेदी युग में हुआ था। किसका हुआ था, सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था। किस युग में हुआ था, द्विवेदी युग में हुआ था। उसके बाद है, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक है। जो संस्कृत का 4 अध्याय है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनपुरी, वासुदेव सड़ग्रवाल, या फिर विद्या निवास मिश्र। तो यहाँ पे संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक का नाम लिखना है। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, नोट कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर भाई साहब। रामधारी सिंह दिनकर कौन है, रामधारी सिंह दो दिनकर है, वो है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद गए यहाँ पे, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है। जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है, अशोक के फूल राष्ट्र का स्वरूप, कविता क्या है, या फिर तुम चंदन हम पानी। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध आपको बताना है। ग का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कविता क्या है। कविता क्या है किसके द्वारा लिखित है, कविता क्या है किसके द्वारा लिखित है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है। छापने वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से पूछा जाएगा।
उसके बाद प्रश्न है भाई साहब, चलिए टिक लगाइए फटाफट। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? चलिए बताइए, अजात शत्रु है यह किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करिए। रचनाकार कौन है ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो यह एक नाटक है। यह क्या है? अजात शत्रु एक नाटक है। इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार है। तो अजात शत्रु क्या है? एक नाटक है और इस नाटक के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। छापने वाला क्वेश्चन है, छाप डालिए, इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो ये क्या है? एक नाटक है। क्या है? नाटक है। नाटक क्या है? अजात शत्रु क्या है? एक नाटक है, छाप लीजिए। उसके बाद है अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना कौन सी है? अज्ञेय की रचना कौन सी है? शेखर एक जीवनी, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, मेरे विचार। अज्ञेय की रचना कौन सी है? चलिए बताइए, यहाँ पे छापने वाला क्वेश्चन है। अंगा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय की रचना कौन सी है? तो अज्ञेय की रचना है शेखर एक जीवनी। क्या है? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी ये किसकी रचना है? ये रचना है आपके अज्ञेय जी की रचना है। ये किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। वायरल पेपर एकदम, छाप दीजिएगा जाके बोर्ड में। कबीरदास प्रमुख कवि है। देखिए ऊपर एक जो नंबर 1 था इसमें कितने रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर मिलेगा। कितने? 5 अंक रहेंगे। तो ऊपर मैंने पूरा ये 5 नंबर डिस्कशन कर दिया। अब हम लोग दूसरा जो पढ़ेंगे यह भी 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं। कबीरदास प्रमुख कवि हैं। कबीरदास किस धारा के कवि हैं? क्या निर्गुण धारा के हैं या सगुण काव्य धारा के हैं या प्रगतिवादी काव्य धारा के या प्रयोगवादी काव्य धारा के हैं? तो कबीरदास प्रमुख कवि हैं। किसके हैं? तो कबीरदास जो है, छाप लीजिए, निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा के कवि कौन है? निर्गुण काव्य धारा के जो कवि हैं वो है कबीरदास। कबीरदास कौन है? तो निर्गुण काव्य धारा के कबीरदास हैं। क्या है भाई साहब? ये प्रमुख कवि हैं। किसके हैं? निर्गुण काव्य धारा के। छापने वाला क्वेश्चन बिल्कुल जाइएगा बोर्ड पेपर में, यही छापिएगा 16 तारीख को, इससे बाहर आने वाला नहीं है। और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? जो बिहारी लाल है या प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? बिहारी लाल प्रमुख रूप से किस छंद में अपनी रचना किए हैं? चौपाई, कुंडलन या दोहा या फिर समय? तो बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में अपनी रचना की है? तो ख का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दोहा छंद में। किस में किया है? दोहा छंद में किया है। दोहा छंद में कौन किया है? तो दोहा छंद में बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से जो छंद की रचना की है वो किसमें की है? दोहा छंद में किया है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। अग्गा है यहाँ पे नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से? इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, छाप लीजिए। गंगा यमुना सरस्वती घाघरा। गंगा यमुना सरस्वती घाघरा। तो ग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नौका विहार। कौन हो जाएगा? नौका विहार हो जाएगा। नौका विहार हो जाएगा। छाप लीजिए, छापने वाला क्वेश्चन है, नौका विहार हो जाएगा। तो नौका विहार कविता किस संबंध किस नदी से है? तो ये है आपका नौका विहार जो कविता का संबंध है यह आपके गंगा नदी से है। किससे है? गंगा नदी से है। नोट कर लीजिए, किस नदी से है? नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो गंगा नदी से। किस नदी से? गंगा नदी से है। उसके बाद यहाँ पे घ वाला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। प्रयोगवादी निर्गुण काव्य धारा के कौन थे? निर्गुण काव्य धारा के कौन थे? कबीरदास जी थे जो कि निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। लेकिन प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है? प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है इसमें से? तो वो है गिरिजा कुमार माथुर। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर साहब। गिरिजा कुमार माथुर साहब कौन है? प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर साहब है। उसके बाद है आंसू काव्य में प्रधान रस है। भाई साहब आंसू काव्य में कौन सा प्रधान रस है? क्या ये करुण रस है, शांत रस है, वीर रस है या फिर हास्य रस है? तो आंसू काव्य में प्रधान रस कौन है? अंगा का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंगा का राइट ऑप्शन हो जाएगा करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस है। अब इसको आप लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे? इसको आप लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे कि हाँ आंसू काव्य धारा में जो प्रधान रस है वो एक्चुअली में करुण रस ही है। इसको पहचानने का मैं आपको तरीका बता दूं। इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको आंसू कब आता है, आप रोते कब हैं? जब आप करुणामय हो जाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि आपको दुख होता है, ठीक है ना, तब आप क्या करते? रोते हैं। या फिर खुशी के आंसू लेते करुणा में, तो क्या होते हैं? आपके आंसू काव्य धारा के प्रधान रस हैं।
उसके बाद आपका गद्यांश आएगा, छापने वाला गद्यांश है 10 नंबर का, छापने वाला गद्यांश, इसको छाप लीजिएगा। 16 फरवरी के दिन जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। मैं चाहे पत्र लेखन हो, गद्यांश हो, एक काम करते, गद्यांश की पहचानने की ट्रिक बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी चैनल पे, चिंता मत करिएगा। जीवन परिचय हो, खंड काव्य हो, हाँ, रस छंद अलंकार हो, उधर आपका निबंध हो, हर चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ लगातार। SKM स्टडी के द्वारा आपको जो यूट्यूब चैनल है आपका, ये इसके द्वारा आपको लगातार मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशान मत होइए, कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, चिंता मत करिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए गद्यांश क्या है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। राष्ट्र का जो तीसरा अंग है क्या है, जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जल की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहाँ से सबसे पहला पूछा जाएगा कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। भाई साहब पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिख रहे, दबा दीजिए क्वेश्चन का आंसर फटाक से। कैसे, देखिए पहचानने का ट्रिक मैंने बताया था। अगर यहाँ पे राष्ट्र का लिखा दिखाई दिया, राष्ट्र दिखाई दिया, यहाँ क्वेश्चन में भी देखिए राष्ट्र दिखाई दिया, तो राष्ट्र का स्वरूप है यार। कौन सा राष्ट्र का स्वरूप है, पहचानने का सबसे सरल तरीका राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव सरल अग्रवाल है। एग्जामिनर चाचा यही क्वेश्चन देगा, छाप लीजिए, यही क्वेश्चन देगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जामिनर चाचा से मैं बोल दिया हूँ कि भाई साहब बच्चों को यही क्वेश्चन दे दीजिएगा, उनको किसी प्रकार से परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, वासुदेव सरल अग्रवाल है। इसके लेखक कौन है, वासुदेव सरल अग्रवाल है। छापने वाला क्वेश्चन छाप डालिए। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो यहाँ देखिए ऊपर है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, जन की संस्कृति है। यहाँ थोड़ा आप लोग ऊपर ध्यान देंगे, मैं इसीलिए आपको अच्छे से समझाता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी परेशानी क्रिएट ना हो। देखिए हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको अच्छे तरीके से देना है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर दिलाएगा, तो 2-2 नंबर चाहिए, तो आप उसका आंसर फटाफट सही तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मन में आए तो छाप देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको यार, लाड लो, अच्छे से देना है। तो यहाँ पे राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, यही आपको देखिए छापना है। यहाँ पे राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, बस यही आप क्वेश्चन का आंसर छाप दीजिएगा और कुछ भी नहीं करना है। फटाफट आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा, पूरा नंबर देगा, इसकी गारंटी मेरी है, चिंता मत करिएगा, इसकी गारंटी मेरी है यार। पूरा का पूरा पेपर मैं उठा के लेके आया हूं आपके लिए, छाप के जाइएगा। राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है, राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है, ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए, राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है, तो संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। याद रखिए क्या यहाँ पे, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे लिखेंगे संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र का विकास संभव है। तो क्या मैं कहीं से बाहर से लेके आ रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, कहीं से मैं बाहर लेके आ रहा हूँ क्या, नहीं, सब चीजें इसी में है यार। आंख बंद करके आप देकर आइएगा, कोई चिंता मत करिएगा, आप लोग चिंता ना करिएगा, आपको पूरा पूरा मैं करवा दूंगा। 16 फरवरी को जाइएगा, छापिएगा, काय के लिए आप परेशान हो रहे हैं यार। 100 में 33 नंबर पास मार्क का चाहिए, तो 33 नंबर तो इसे ले आएगा आप यार, इसी ले आएंगे, काय के लिए परेशान हो रहे हैं क्या यार। चलिए, जन का मस्तिष्क क्या है, चलिए ये बताना है भाई साहब, मस्त है एकदम क्वेश्चन, बहुत चपुआ क्वेश्चन है, एकदम चपुआ वाला क्वेश्चन है। जन का मस्तिष्क क्या है, ढूंढिए मस्तिष्क किधर है, संस्कृति ही जन की मस्तिष्क है, संस्कृति ही जन की मस्तिष्क है। अब देखिए सारा क्वेश्चन का आंसर ही छिपा है और आप लोग ढूंढ रहे हैं, कह गुरुजी तो आ नहीं रहा है समझ में, हम करेंगे का, अरे कहाँ नहीं समझ आ रहा है, पूरा पूरा क्वेश्चन वहाँ इसी में दिया है यार। पहचान के आंसर ढूंढ के लिख दो, लिख दो, नीचे क्या लिख देंगे, जन का मस्तिष्क संस्कृति है, जन का मस्तिष्क क्या है, संस्कृति है। यार एकदम अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ना मिलेगा आपको, कहीं मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप भाई साहब पूरा पढ़ लीजिएगा और चले जाइएगा, आंसर इसका देख के दबा के चले जाइएगा। ऊपर देखिए, ऊपर है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कहां से कहां तक, बिना संस्कृति के जल की कल्पना कबंध मात्र है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। इसका क्या लिख देंगे, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देंगे, वस्तुतः संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है,
और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। किसी से होता है? मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क की मृत्यु होने पर व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है। जब व्यक्ति का जो मस्तिष्क है मर जाता है तो व्यक्ति को क्या मान लिया जाता है? मृत मान लिया जाता है भाई साहब, मृत मान लिया जाता है। भले ही उसका शरीर भली भांति कार्य कर रहा हो और जीवित हो। जिस प्रकार मस्तिष्क से रहित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जाती। जिस प्रकार मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भाई साहब पॉइंट वाला क्वेश्चन है ये। अब देखिए आपके लिए मैं मेहनत करता हूं। टाइम कितना हो रहा है? 12:57 हो रहे हैं। आप देख लीजिए टाइम 12:57 हो रहे हैं। मैं भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 12:57 हो रहे हैं। आप देखिए, सॉरी 12 नहीं, हाँ 12:57 हो रहा है, 1 बज रहा है। रात को 1 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ केवल आपके लिए, ठीक ना। और ये सुबह में मिलेगी और मैं आपसे करूंगा गुड मॉर्निंग विशेष, ठीक है ना। चिंता मत करिए, आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी दिन रात जुट कर पढ़ाई करिए और इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं। चलिए गद्यांश हो गया, पद्यांश की बात करेंगे भाई साहब। पद्यांश आपका 10 नंबर का आएगा बोर्ड में। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। छापने वाला एकदम क्वेश्चन है, छापने वाला क्वेश्चन है, छाप के जाइए। छापने वाले क्वेश्चन को आप छाप के जाएंगे और छाप के आएंगे और छाप के नंबर एग्जामिनर देगा आपको, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसको नोट कर करिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वाले क्या है भाई साहब क्वेश्चन है। इससे बाहर आने वाले क्वेश्चन एक भी नहीं है आपके बोर्ड पेपर में, इसलिए ये आप तैयार कर लीजिए। है क्या यहाँ पे? पद्यांश है क्या? पद्यांश क्या बोल रहा है? मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंद वसा, स्पंदन में चीर निस्पंद वसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली, पलकों में निर्झरणी मछली। मतलब इसको याद कर लीजिए। क्या याद कर लेंगे? याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे? मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंद हंसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। अब यहां से आपके 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने अंकों के? टोटल 2 यानी कि 10 नंबर के पूछे जाएंगे। छाप के आना है। सबसे पहला पूछा जाएगा कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। कविता का शीर्षक कवि का नाम लिखना है। क्या लिख देंगे? प्रस्तुत पद्यांश सांद गीत काव्य संग्रह के गीत 3 शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश सांद गीत काव्य संग्रह के गीत 3 शीर्षक से अवतरित है। यह कविता महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। यह कविता किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। छाप लीजिए, क्वेश्चन का आंसर छाप लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको पूरी यूट्यूब पे मिलने वाले नहीं हैं। आपको पता होगा कि ऐसा कौन पेपर सॉल्व करा रहा है, आप बता दीजिए, मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना। कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है? कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है? कवित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली बताई है। क्या बताई है? नीर भरी दुख की बदली। देखिए यहाँ पे है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी कि ये जो कवित्री जी कह रहे हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली है, अर्थात दुख की बदलियों से घिरा हुआ बताया है। किसने बताया है? कवित्री ने बताया, यानी महादेवी वर्मा ने बताया है। किससे आहत होकर विश्व हंसा? किससे आहत विश्व हंसा? क्रंदन से आहत विश्व हंसा। ऊपर देखिए यहाँ पे है क्रंदन से आहत विश्व हंसा। किससे आहत होकर विश्व ने हंसा? क्रंदन से आहत होकर विश्व ने हंसा। नीचे आ जाइए। पलकों में क्या मछली? पलकों में क्या मछली? यार कितने मस्त क्वेश्चन हैं और इसका एकदम चौचक तरीके से आपको आंसर देना है। कैसे? पलकों में क्या मछली? पलकों में निर्झड़ी मछली। पलकों में क्या मछली? पलकों में निर्झड़ी मछली। पलकों में क्या मछली? पलकों में निर्झड़ी मछली। देखिए ये आपको कहीं से लाना पड़ रहा है क्या? नहीं यार, सब कुछ क्वेश्चन का आंसर यही है, पलकों में निर्झड़ी मछली। अब यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहाँ है? अब ढूंढेंगे तभी तो मिलेगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, अर्थात कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं नीर, यानी कि मैं दुखों से भरी बदली के समान हूं। ठीक है ना। इसका रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी देख लीजिए। प्रस्तुत रेखांकित पंक्तियों में कवित्री अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूं, अर्थात
मेरा जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार अथाह विरह की वेदना के कारण मेरी आंखों में आंसू भरे हैं। मेरी आंखों में क्या भरे हैं? आंसू भरे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। ऊपर 10 अंक पक्का हो गया गद्यांश, 10 अंक हो गया पद्यांश, 10 अंक बहुविकल्पी, और ऊपर हम लोग 30 अंक बिल्कुल पक्का कर लिए हैं। अब टारगेट करेंगे आपका जीवन परिचय 10 अंकों का, लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5, ये यूपी बोर्ड में आएगा। यूपी बोर्ड में कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी का है भाई साहब। साहित्यिक परिचय है, किसका है? लेखक का साहित्यिक परिचय। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बोलेगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 5 नंबर हम देंगे। अगर साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर, कृतियां लिखेंगे तो 2 नंबर, तो दोनों कितना आपके 5 नंबर बनेंगे। दोनों कितना मिलेंगे आपको? 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो यहाँ पर हम लोग किसका साहित्यिक परिचय देखेंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखने वाले हैं। किसका देखने वाले हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुआयामी व्यक्तित्व के क्या थे? स्वामी थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशमी संवत 1964 अर्थात 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली द्विवेदी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा शांति निकेतन के हिंदी भवन के निदेशक के पद को 1940 से 1950 तक सुशोभित किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास, नागरिक प्रचारणी सभा इत्यादि विभिन्न संस्थाओं तथा शैक्षिक संस्थानों अनुसंधानों कार्यों के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया और सन 1957 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। जीवन के अंत समय तक द्विवेदी जी ने साहित्य साधना में प्रवृत्त रहे और 18 मई 1989 ईस्वी को भुवन लोक से प्रयाण कर गए। प्रयाण मतलब इनकी मृत्यु हो गई। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य विपुल है। अब इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? जैसे इनके इतिहास है, उपन्यास और निबंध संग्रह। इतिहास में कौन कौन से हैं भाई साहब? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास में कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य इत्यादि इनकी इतिहास हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियां याद कर लीजिए। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? अनाम दास का पोथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नरवा, बाण भट्ट की आत्मकथा। इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व और विचार प्रवाह और कुटज इत्यादि इनके निबंध संग्रह है। इत्यादि इनके क्या है? निबंध संग्रह है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है, आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में कृतियों का 3 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा। साहित्यिक शास्त्री आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से? जैसे कालिदास की लालिली योजना, सहज साधना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप और कबीर, सूर साहित्य, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर इत्यादि इनकी क्या कृतियां हैं। याद कर लिए। अब आ जाइए कवि का। अब कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करेंगे तो 5 नंबर एग्जामिनर चाचा आपको देगा। और हमने एग्जामिनर चाचा से बोला है कि बच्चों को डरवाना मत, यही क्वेश्चन दे देना उठा के। वो बोले कि हाँ जाइए मैं यही क्वेश्चन दे दूंगा। अब मजाक करें, सीरियस मत होइएगा। मैं भी यही क्वेश्चन आएगा क्योंकि जो सिलेबस में वही तो आएगा, सिलेबस से बाहर नहीं आएगा यार। सर दर्द होने लगा, थक गए, लेकिन आप लोग याद कर लो भाई, याद कर लो, काहे के लिए परेशान कर रहे हैं? याद कर लो, पढ़ लो, पढ़ के चले जाओ, ठीक है ना। इसका PDF हो, परेशान मत होइए। टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज दूंगा। SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यूपी बोर्ड का नंबर 1 चैनल है SKM स्टडी, वेरीफाई चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पे है आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को उल्लेख करना है। किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे हैं, आपको करना है। तो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का साहित्यिक परिचय देखेंगे। किसका देखेंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? द्विवेदी युग के प्रतिनिधि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। फारसी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत करने वाले उपाध्याय ने स्वाध्याय के बल पर ही हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत की समानाधिकार प्राप्त किया, यानी कि सभी पर अपना समान अधिकार प्राप्त किया, यानी कि शिक्षा ग्रहण किया। आजमगढ़ के मिडिल स्कूल में अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य किया और 6 मार्च 1947 में इनका देहावसान हो गया। प्री प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, चुभदे चौबदे, चोखे ठाठ, चौबदे, रस कलश, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी के रुक्मणी परिचय इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं याद कर लीजिए कौन कौन सी हैं? प्री प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौबदे, चोखे ठाठ, चौबदे, रस कलश, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी के रुक्मणी परिणय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति इत्यादि उपाधियों से अलंकृत किए गए। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली काव्य के स्वरूपगत उन्नयन का श्रेय हरिऔध जी को दिया जाता है। भाषा, भाव, छंद तथा अव्यंजना किलीक पर चल रही परंपराओं को बेलीक कर न केवल नवीन मान्यताएं स्थापित की अपितु इन्होंने मूर्त रूप भी प्रदान किया। क्लियर है? अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या है? बहादुर और ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्दों में लिखना रहेगा, जो कि आपको ये 5 नंबर दिलाएगा। कितने नंबर दिलाएगा? 5 नंबर आपको दिलाएगा। और ये भाई साहब आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है। तो यहाँ पे हम लोग बहादुर की कथा वस्तुसार को देखने वाले हैं। बहादुर की कथा वस्तुसार को देखने वाले हैं। इसी प्रकार बोर्ड में आएगा और इसी प्रकार से लिखने को है आपको, ठीक है ना? बहादुर को आपको जाकर छाप देना है। क्या छापेंगे? अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर यथार्थवादी कहानी है, जिसका नायक 12 से 13 वर्ष का नेपाली बालक है, जो अपनी मां की पिटाई से त्रस्त होकर भाग आया है और लेखक के घर नौकरी पर रख लिया जाता है। यहाँ पे रख लिया जाता है जोड़ देंगे। निर्मला जो कि लेखक की पत्नी है, वह गृह स्वामिनी है। गृह स्वामिनी मतलब कि गृह का कार्य करती हैं। पहले कुछ दिनों तक तो उससे बड़ा लाड जताती हैं और उसका नाम बहादुर रखती है। मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये बहादुर कहानी है, यह अमरकांत जी के द्वारा लिखित बहादुर की कहानी है। इसमें जो बहादुर है वो नायक है, जो कि 12 से 13 साल का एक नेपाली लड़का है और ये अपनी मम्मी के मारपीट से तंग आकर घर छोड़कर शहर भाग आता है। यहाँ पर रहती है निर्मला, जो कि लेखक की क्या है? पत्नी है। इनको जरूरत है नौकर की और नौकरी के रूप में उसको नौकर को रख लेती हैं। किसको? बहादुर को। बहादुर को भी नौकरी चाहिए थी। अब क्या होता है? शुरू में उसके साथ अच्छा व्यवहार होता है, बाद में उसके साथ मारपीट गाली गलौज करना शुरू कर देती है और फिर बहादुर तंग आकर भागकर चला जाता है। बस इसी प्रकार से लिखना है। किंतु धीरे धीरे निर्मला तथा अन्य परिवार जनों का जो व्यवहार है बदलने लगता है और बहादुर देर रात तक परिश्रम से अपना काम करता है। पर लेखक का पुत्र किशोर है, मीन मेख निकाल कर अक्सर बहादुर की पिटाई कर देता। मारा दो तमाचा का अब करवा की अब वही के भैया अब देखे दू तो भी मारत जावा वो बेचारा कहाँ करे, वो तो परेशान हो जाए ना। हाँ है कि नहीं? हद तो तब हो जाती है जब घर आए मेहमान बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि मेहमान घर आए थे, अब मेहमान का सामान हो गया चोरी, कि बहुत बहादुर ही चुराया है, यही पकड़ ला वही बताए दे कि भाई चोरी किसने किया है, ठीक है ना? बिल्कुल। उसके बाद घर वाले भी उन पर विश्वास कर लेते हैं, यानी कि अपने रिश्तेदारों पर विश्वास कर लेते हैं
और बहादुर से कड़ाई से पूछताछ करते हैं। बहादुर को यह बात अखर जाती है और वह बिना कुछ कहे, बिना पारिश्रमिक लिए, यानी जो पैसा लिए, पैसा घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर के जाने के बाद घर वाले बहादुर के साथ किए गए व्यवहारों का पश्चाताप करते हैं, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और यह बहादुर का क्या है, कथा वस्तु है, सारांश है, बस छाप दीजिएगा, काम खत्म। यही छापना है आपको, आराम से एग्जामिनर 5 नंबर देगा। 100 पठित खंड काव्य, भाई साहब ये तो अपने जिले के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, 5 नंबर का, ये तो अपने जिले के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। नहीं याद है तो आप बताइए, एग्जाम है आपका 16 फरवरी को, मैं करवा दूंगा, परेशान मत होइएगा, परेशान मत होइएगा भाई, आपके पास टाइम 1-2 दिन का, मैं आपको पढ़ा दूंगा, जाएगा छाप दीजिएगा वहां पे, ठीक है ना। बाकी अपने इसे कर लीजिएगा। उसके बाद खंड क की शुरुआत करते हैं। 50 नंबर देखिए ऊपर पूरा हो गया। अब ये मैं 50 अंक पूरा करवाने वाला हूं, और इसी 50 अंक होने से पहले आप लोग कम से कम 5000 लाइक कर दीजिए, 5000 लाइक कर दीजिए, फिर 10,000 अगला लाइक टारगेट होगा। हाँ, आशा करते हैं कि आपको ये हिंदी समझ में आ रही होगी और हिंदी का डर खत्म हो गया होगा। और जब डर खत्म हो गया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में चाहे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ढेर सारे आपके पास पेपर बचे हुए हैं देने के लिए। तो यहाँ पे है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 2 दिए रहेंगे, हमें एक करना है, 2 दिए रहेंगे, हमें एक करना है। तो हमें इस वाले का हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इस वाले का हम लोग कर रहे हैं, ये संस्कृत भाषायाम से लिया गया है, और संस्कृत भाषा का पूरा तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम से लेके आपका तदस्सी तक है, इसको हम लोग करने वाले हैं। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम से अवतरित है, जिसमें संस्कृत भाषा के व्याकरण का क्या है, वर्णन है। इसका हिंदी अनुवाद क्या लिखेंगे, संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य पद्य में लालिल्य भाव का बोध कराने की क्षमता और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसी स उत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसे ही प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं देता। उसके बाद आपका श्लोक आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे श्लोक लिया 7 नंबर का। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश 14 नंबर दिलाएगा। ये वाला आपका क्या है, यहाँ पे श्लोक है, इस श्लोक को रट लीजिए। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक श्लोक है, इस श्लोक को रट के जाइएगा। 16 फरवरी को रट के जाएंगे, जितना मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ यही रट लीजिएगा। अब ये नहीं कि एक वीडियो देख के जाइए आप 100 में 100 टारगेट, एक वीडियो देख के जाएंगे तो पास हो जाएंगे, एक वीडियो देख के जाएंगे तो पास हो जाएंगे, सभी वीडियो देख के जाएंगे तो 95 स्कोर करके आएंगे। एक वीडियो देख के जाएंगे तो पास हो जाएंगे, सभी अगर करके जाएंगे तो आप 95 स्कोर करेंगे। ये एक बात गारंटी मेरी याद रखिएगा हमेशा। इसका संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नानी पाठ से अवतरित है, ठीक है ना। प्रसंग क्या लिखेंगे, श्लोक में विद्या रूपी धन को सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हिंदी अनुवाद क्या लिखेंगे, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो चोर इसे चुरा सकता है, न ही राजा इसे छीन सकता है, न ही भाई इसे बांट सकता है, न ही यह बोझ बनता है, क्योंकि इसमें नित्य व्यय करने पर भी इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 आएगा भाई साहब, मुहावरा और लोकोक्तियां। मुहावरा और लोकोक्तियां कोई एक का अर्थ लिख के आप लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। देखिए आपको अर्थ भी लिखना है, वाक्य प्रयोग भी करना है, दोनों करेंगे तो 1-1 नंबर मिलेगा। तो टोटल कितना दबा दिए 2 नंबर, दबा लीजिए 2 नंबर और दबा के चले जाइएगा 16 फरवरी को और लिख के चले आइएगा। और देखिएगा पूरे क्वेश्चन में यहाँ से फंसेंगे, ठीक है ना। अक्ल का दुश्मन होना, यार कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, आप देख लीजिए कितनी बार रिपीट हुआ है, फिर से आया है। अक्ल का दुश्मन मूर्ख होना, अक्ल का दुश्मन मूर्ख होना, जो मूर्ख है वो अक्ल का दुश्मन है। आप मतलब समझिएगा, अगर हम इस पेड़ पे बैठे हैं, इस पेड़ पे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, ये लगा हुआ है, ये पूरा पेड़ है, ये टहनी है, हम यहाँ बैठे हैं काट इधर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं काट इधर रहे हैं, बैठे यहाँ काट यहाँ रहे हैं, तो हम तो गिर जाएंगे ना। तो आप कहेंगे अबे यार तू अक्ल का दुश्मन है क्या, कि जिस टहनी पे बैठा उसी टहनी को काट रहा है, यानी कि क्या तू मूर्ख है क्या। इसको क्या लिखेंगे,
उसे समझाना व्यर्थ है, वह अक्ल का दुश्मन है। उसको क्या समझाओगे? जिस डाली पे बैठता है उसी डाली को काटता है। ठीक है। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बड़ी बात कह देना, कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। आजकल 14 तारीख को वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो उसमें कम शब्दों में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिएगा, केवल आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, केवल आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन ब्लैक डे भी मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या हुआ था आपको बताना है, उस दिन क्या हुआ था आपको बताना है। ठीक है ना, क्योंकि उस दिन हमारे जवान ढेर सारे शहीद हुए थे। ठीक है ना, तो उनके लिए जय हिंद आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, छाप दीजिएगा। ठीक है ना, छाप देंगे। पुलवामा घटना हुई थी आई थिंक उसी के दिन, तो इसलिए हम लोग उस दिन जो हमारे शहीद जवान थे उनके लिए ईश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब अच्छे से ख्याल रखिएगा और उनकी फैमिली को अच्छे से ख्याल रखिएगा, उनकी फैमिली का। ठीक है ना, चलिए जय हिंद आप लोग लिख दीजिएगा। तो गागर में सागर भरना, अर्थात गागर में सागर भरने का मतलब है कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे? कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं। कवि बिहारी के दोहे क्या है? गागर में सागर है। हाथ पीले करना, हाथ पीले करना मतलब नहीं शादी करना, शादी करना है। हाथ पीले करना मतलब है शादी करना। आजकल बहुत शादी होती चल रही है, आप लोग कर रहे हैं नहीं? दावत पे जाते नहीं? अरे भंडारा छापिए यार, उसके बाद आइएगा, बढ़िया खाओगे पूड़ी उड़ी है बफर उफर, और खाने के बाद बढ़िया आ जाइए, एग्जाम दीजिए। बहुत बच्चे तो हैं इसमें बढ़िया बारात वारात कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। भाई पढ़ लो पढ़ लो, 16 तारीख को एग्जाम है, अब मत घूमिए। हाथ पीले करना मतलब क्या है? लड़की का विवाह करना। हाथ पीले करने का मतलब क्या होता है? लड़की का विवाह करना, यानी कि वह पति की मृत्यु के बाद बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकी। वह पति के मृत्यु के बाद, यानी कि कोई यहाँ पे फीमेल है, क्या है? फीमेल है और मेल है। मेल इसका पति है और इसके पति का मृत्यु हो जाती है और इसका एक बेटी है, गर्ल है, डॉटर है, और वो डॉटर की शादी करती है। पता है कि जब उसका पति नहीं है तो किसी तरीके से वो पैसे से कमा कर वो शादी करती है अपनी बेटी की। यही है। मुंह फुलाना, असंतुष्ट होना, कहते हैं अरे मुंह फुलाए लेनो, हम उनके एग्जाम में कपियां ना ही दिखाओ, मुंह फुलाए लेन, ऐसे आप बोलते हैं ना, हाँ? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेता है। वो छोटी छोटी बातों पर क्या फुला लेता है? मुंह फुला लेता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अभी हमारा एक SSC JEE का एग्जाम था, मतलब कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ, तो मैं गया वहाँ पे, हम सेंटर पे बैठे थे, तो बगल में एक था, तो कहा कि यार हे थोड़ा करंट अफेयर वहाँ का बता ही देता। हम कहा हम क्यों बता दें भाई, आपको क्यों बता दें? हम बताएं और CCTV में फंस जाएं तो हम तो वो हो जाएंगे ना, मतलब होता है ना कि मतलब खो देते हैं, अरे इधर 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 इधर। भाई साहब ये क्या है? देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपके बगल कोई है, अगर वो कुछ भी कर रहा है ना, आप एक्टिविटी मत कीजिए। अगर को आपको कोई कुछ भी बुलाए, कुछ भी करे, आपको नहीं करना है। ऐसे एग्जाम सेंटर पर भी करना है। जब आप एग्जाम सेंटर पर बैठे, कोई भी आपको कितना भी बोले, क्योंकि बच्चे हैं यार, बच्चों को कोई रोक नहीं सकता, वो बोलते रहते हैं क्या ये आपको आ रहा है, लेकिन आपको कोई भी ध्यान नहीं देना है। अगर आप ऐसे करेंगे कुछ भी, ठीक है ना? नहीं SSC JEE का एग्जाम नहीं था, अरे हाँ ये था यार, ये था, भूल गया, ये अभी प्राविधिक कला, प्राविधिक कला, प्राविधिक कला के हम पेपर देने गए थे। प्राविधिक कला क्या होता है कि देखिए मैंने इंजीनियरिंग भी किया है, लेकिन साथ ही साथ मैंने प्राविधिक कला इसलिए किया क्योंकि इसमें टीचर की भर्ती आती है ना, तो यहाँ बोर्ड एग्जाम का था, सॉरी SSC JEE का नहीं था, बोर्ड एग्जाम का था, बोर्ड एग्जाम का था। तो उसमें था यार, वहाँ पे देखिए यार वो मतलब कि कह रहा था, तो यार क्यों यार, आप एग्जाम देने गए हो ना, तो आप एग्जाम पे ध्यान दो। अगर आप किसी की बात सुनोगे, कुछ भी होगा, तो आपको वहाँ पे रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा एग्जाम से। इसलिए कोई कितना भी बुलाए, कुछ भी करे, आप बिल्कुल आपको बोलना नहीं, केवल आपका दिमाग बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर होना चाहिए। ये एक बात ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मतलब बच्चे जो होते हैं, अब कितना दिमाग रहता है तो वो बोलते रहते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए आप अनुशासन में रहिएगा। ये काफ़ी सालों की बात हो गई है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? उसके बाद है यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प चयन कीजिए। पुस्तकालय का संधि विच्छेद है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या है? पुस्तक धनालय है, पुस्तक धनालय है, तो इसका क्या हो जाएगा? पुस्तक धन
आलेह। एक सेकंड, इसका थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मैं इसको देखता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना। हाँ देखिए, पुस्तकालय का जो संधि विच्छेद होगा लिख लीजिए, वो क्या हो जाएगा, पुस्तक धन आलेह। पुस्तक धन आलेह पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है तथेति। तथेत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तथेत क्या हो जाएगा, तथा धन इति। तथा धन इति, तथेत का संधि विच्छेद हो जाएगा। कौन सी संधि है, स्वर संधि है। स्वर संधि है, कौन सी संधि है, स्वर संधि है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ठीक है ना। नीचे चले आएंगे, नीचे चले आएंगे। नायकः का संधि विच्छेद है, नायकः का संधि विच्छेद है। नय धन अकह, नय धन अकह, नायकः का संधि विच्छेद है। जुकाम हो गया यार, रात में अगर आप वर्क करते हो ना तो आपको थोड़ा सा फील होता है, कोल्ड फील हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है कि आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आत्मनि में सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आत्मनि में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। नामसु शब्द में विभक्ति और वचन कौन सी है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। नामसु में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है। नीचे चले आएंगे, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। अविराम अभिराम, अविराम अविराम, अविराम का मतलब क्या होता है, बिना रोक के, बिना रोक के। और अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर। अभिराम मतलब क्या होता है आपका, सुंदर होता है। क्या होता है, सुंदर होता है। तो बिना रोक के आपका सुंदर हो जाएगा। नीचे चले आएंगे, स्वर्ण और समर्ण, स्वर्ण और समर्ण। स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना होता है। स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना होता है। श्रवण मतलब क्या होता है, एक उच्च जाति होती है, उच्च जाति होती है जो कि आपकी श्रवण में आती है, तो सोना और उच्च जाति। नीचे आ जाएंगे आप लोग, शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है आपको। कर्ण अर्क काल, तो कर्ण का क्या होता है, कान होता है। कर्ण मतलब क्या होता है, कान होता है। और क्या होता है, सूर्य पुत्र होता है। सूर्य पुत्र, आप महाभारत देखे, कर्ण था उसमें। अर्क क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय होता है। और क्या होता है, मृत्यु होता है। काल का, सॉरी, अर्क, हाँ, काल का क्या होता है, समय और मृत्यु होता है। अर्क मतलब होता है मदार। क्या होता है, मदार। और क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है। नोट कर लीजिए। नीचे चले आएंगे, वाक्यों के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं। जो जीता ना जा सके अजेय कहते हैं, उसे क्या बोला जाता है, अजेय कहते हैं। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, जो रास्ता आपको दिखाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पथ प्रदर्शक बोलते हैं। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। नीचे आ जाइए, यहाँ पे अब आपको बताना है, शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध करके लिखना है। दो वाक्यों को शुद्ध करेंगे तो 2 अंक आपको एग्जामिनर चाचा देगा। कितना देगा, 2 अंक एग्जामिनर चाचा देगा आपको। अनेकों लोग गंगा में स्नान किया, अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया। अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया, अर्थात अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया। 1 गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए, गाय का 1 गिलास गर्म दूध दीजिए। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, गौतम की पत्नी का नाम अहल्ला है, अहल्ला, ठीक है ना। मैं हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो ये आपको शुद्ध करके लिखना है। नीचे आ जाइए, अब यहाँ पे आपको बताना है 12वां नंबर। 2 नंबर आपको मिलेगा, 2 नंबर आपको मिलेगा। वीर रस श्रृंगार रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। वीर रस अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित आपको उदाहरण देना है। तो वीर रस क्या होता है, सबसे पहले बताना है। जब युद्ध या किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव परिपक्व अवस्था में प्रकट होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। बात समझना, जब युद्ध, आपको युद्ध करना हो, अब आपका झगड़ा हो गया, अब मन कर रहा है नहीं मैं युद्ध करूंगा। अब जब आपको युद्ध करना होगा तो आपके अंदर क्या आएगा, एक उत्साह आएगा, जोश आएगा, यार अब मुझे युद्ध करना है। या फिर दुष्कर काम करना है, भाई साहब आम लगा हुआ पेड़ से, अब आपको चोरी करनी है, यार वो आम तोड़ ले और चाहे जितना राखत रहे हम चुरा के तोड़ ले। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना गाँव में जो होते हैं, क्योंकि हम लोग गाँव से हैं यार, यूपी के लड़के हैं, यूपी के लड़के हैं, तो यार इतना तो चलता है ना। तो चोरी वोरी, आम का पेड़ हम लोग चुराते हैं आपके बगीचे से, हाँ, जाके तोड़ के खाते हैं। तो वही है, आपको जब युद्ध करना हो, लड़ाई करनी हो और आम तोड़ना हो किसी के पेड़ से, तो क्या आता है, आपके मन में उत्साह आता है, भाव प्रकट होता है, तो वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है, यानी तब वीर कहलाएंगे। यानी कि अब याद रखना, जब आप गर्मी के मौसम में आम तोड़ने जाइएगा तो आप समझ लीजिए कि मैं वीर हूँ,
मैं क्या हूं? वीर हूं। उदाहरण क्या हो जाएगा? मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में मैं डरता नहीं। तो ये क्या है? आपका उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। छाप डालिए। उसके बाद श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए आपको उदाहरण देना है। हम यहाँ पे श्लेष अलंकार को उठा रहे हैं। श्लेष अलंकार क्या होता है? एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, सॉरी श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार कहां पर होता है? जहां एक शब्द में ही एक से अधिक अर्थ जुड़े हों वहां पे उपमा अलंकार होता है। या फिर जब कोई एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सब चून, मानुष चून। तो ये भाई साहब इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालिए। 2 नंबर चाहिए तो इसको पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर चाहिए तो इसको पढ़ लीजिएगा। स्पष्टीकरण नहीं लिखना है, बस इतना लिख देंगे, काम खत्म। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना? कि आप चाहिए दिमाग लगा दीजिए, स्पष्टीकरण नहीं आएगा लिखने के लिए। तो यहाँ पे दोहा और कुंडलनियाँ छंद का उदाहरण से आपको लिखना है। उदाहरण आप कर लीजिएगा, मैं सीधा इसकी परिभाषा दे रहा हूँ क्योंकि उदाहरण यहाँ पे बन नहीं पाया तो इसलिए मैं लेकर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। कुंडलनियाँ क्या होता है? यह एक मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण और 24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ में एक दोहा और पश्चात में एक रोला जोड़ने से कुंडलिनियां बन जाती है। जो शब्द अधिकांशतः इसके आदि में आता है और वही इसके अंत में लगता है। तो ये आपका क्या हो? कुंडलिनियां। उसके बाद आपको पत्र लेखन, पत्र लेखन में करवाया था। पत्र लेखन जाइए आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। पत्र लेखन में सफाई के लिए मैं पत्र लेखन करवाया था और मैं सफाई की व्यवस्था को अधिकारियों को पत्र लेखन फिर मैं करवा दूंगा। इस पर मैंने कल ही पत्र लेखन करवा दिया है, जाके देख लीजिएगा। उसके बाद निबंध लेखन 9 नंबर का आएगा आपके पेपर में। 9 नंबर का आएगा भारतीय किसानों की समस्या समाधान, जीवन में खेल का महत्व, जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता, नई शिक्षा नीति और विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। तो ये जो निबंध है आपका 9 नंबर का आएगा। तो ये मैं निबंध में आज करवा दूंगा, परेशान मत होइएगा। आज शाम तक ये निबंध पूरा मिल जाएगा और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा मॉडल पेपर भाई साहब पूरा वायरल मॉडल पेपर है, आप तैयार कर लीजिएगा। संपूर्ण हल मैंने बताया इस वीडियो के माध्यम से, ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम अच्छे से आपको पढ़ाते हैं तो आपको तो शेयर करना ही है। और यार चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए।